जय हिंद दोस्तों। देखो चुनाव आ रहे हैं और बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़न में होंगे कि किसे वोट करें ना करें, क्या रहेंगे फैक्टर। इन सारी चीज़ों पर अभी बात करने वाले हैं दोस्तों कि चुनाव में हमें किसे वोट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। देखो वोट देने का अधिकार तो आपका खुद का है, आप स्वतंत्र हो, आप किसी को भी वोट दे सकते हो, ये आपका है। लेकिन थोड़ा सा जानो कि किसे वोट करना चाहिए या नहीं चाहिए, आप खुद डिसाइड करोगे अब वीडियो को देखने के बाद में। ठीक है, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों देखो, वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो लोग भी आप लोग चैनल पे नए हो, आप लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि जो भी ऐसे ट्रेंडिंग टॉपिक्स हों, चाहे जो भी इन्फॉर्मेशन रहे, वो सारी चीज़ें आप लोग को टाइम टू टाइम मिलते रहेगी। ठीक है, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो दोस्तों, लोकसभा चुनाव थोड़ा सा मैं वैसे स्टूडेंट जो पढ़ाई में है, देखो बहुत सारे सवाल भी बनते हैं, तो उन सारे सवालों को भी मैं हल्का लेते चलूँगा, जिससे आपका नॉलेज भी गेन होते जाएगी। ठीक है, चलिए बात करते हैं। देखो दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 आ रहे हैं। सबसे पहला सवाल बनेगा कौन सा लोकसभा चुनाव है? 18 नंबर का लोकसभा चुनाव है 2024 वाली। ठीक है, 18वें नंबर की है, प्रथम बार हुआ था 1951 से ये लोकसभा चुनाव होने स्टार्ट हो गए। 2 सवाल बता दिए मैंने, स्टार्ट यहीं से होंगे सारी चीज़ें। ठीक है, पकड़ते चलना इन्हें। 18वें नंबर का लोकसभा चुनाव है इस बार वाली। 1951 से लोकसभा चुनाव हो रहे हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों। देखो लोकसभा, अब बात लोकसभा की हो रही है, तो देखो वर्णन किस में है? भाग 5 अनुच्छेद किस में? 81। पूछेगा सवाल लोकसभा का वर्णन किस में है। चूंकि लोकसभा है तो क्वेश्चन ऐसे बनेंगे, इसलिए देखो दोस्तों, जो भी मुद्दे रहते हैं उसी से करंट अफेयर्स में बना के जोड़ा जाता है। तो ये पॉलिटी का ये हो जाता है पार्ट, तो ये पॉलिटिक्स आने की संभावना है। देखो सॉरी, भाग किस में है? भाग 5 में वर्णन है। अनुच्छेद किस में? 81। क्या है लोकसभा की चर्चा? देखो लोकसभा की चर्चा किसमें दोस्तों? 81। इसका 5 वर्ष से पहले भी विघटन हो सकता है, जिस कारण इसे अस्थायी या निम्न सदन भी कहते हैं। देखो इसका विघटन कब हो सकता है दोस्तों? 5 वर्ष से पहले भी इसका विघटन हो सकता है, इसलिए इसे निम्न सदन भी कहा जाता है। ठीक है, उच्च सदन किसे कहा जाता है? राज्यसभा को। लेकिन अभी हम लोग राज्यसभा के बारे में नहीं बात कर रहे हैं, हम लोग लोकसभा के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए। ठीक है, इसी के बहुमत के आधार पर क्या बनते हैं? तो पीएम बनते हैं, तथा मंत्रिपरिषद कहाँ बैठते हैं दोस्तों? तो लोकसभा में बैठते हैं, और मंत्रिपरिषद लोकसभा में बैठते हैं, इसीलिए इसे प्रथम सदन कहा जाता है। ठीक है, लोकसभा को क्या कहा जाता है दोस्तों? प्रथम सदन कहा जाता है। मंत्रिपरिषद कहाँ बैठते हैं? लोकसभा में बैठते हैं। किसके आधार पर पीएम बनते हैं? तो लोकसभा के बहुमत के आधार पर पीएम बनाया जाता है। ठीक है, इसका चुनाव चूंकि जनता सीधे करती है, अतः इसे प्रत्यक्ष सदन भी कहते हैं। सुन के आप लोग याद करते जाना, ठीक है ना। इसे प्रत्यक्ष सदन भी कहा जाता है दोस्तों, इसे जनता का सदन भी कहा जाता है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। जनता का सदन किसे कहा जाता है? लोकसभा को। चुनाव सीधे जनता करती है या प्रत्येक, ये सारे सवाल आपको बनेंगे, ये सारे सवाल पूछे हुए हैं। ठीक है ना, इसलिए मैंने डायरेक्ट फॉर्म में थोड़ा सा ब्रीफ दे रहा हूँ। ठीक है ना, देखो भारत का नागरिक किसी भी राज्य से लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है दोस्तों, किसी भी राज्य से, कहीं भी हो, ऑल ओवर इंडिया जितना भी है पूरे भारत में कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है। अब बोलोगे कि सर एक व्यक्ति क्या 2 सीटों से चुनाव लड़ सकता है? जी हाँ, बिल्कुल लड़ सकता है। जैसे देखो लेकिन दोनों सीट अगर जीत जाता है तो किसी एक सीट को उन्हें त्याग करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे नरेंद्र मोदी जी बड़ोदरा से भी लड़े थे, बनारस से भी लड़े थे। बड़ोदरा कहाँ है? तो गुजरात में है। बनारस कहाँ है? यूपी में। ठीक है ना, और राहुल गांधी भी लड़े थे 2 जगह से चुनाव। कहाँ से? तो अमेठी से लड़े थे। अमेठी कहाँ है? तो यूपी में है। और वायनाड कहाँ है? तो वायनाड है केरल में। ठीक है, वायनाड से जीत गए थे, अमेठी से हार गए थे। अब देखो दोस्तों, जब 2 सीट से चुनाव जीता जाता है तो कोई एक सीट को खाली करना पड़ता है। जहाँ से वो सीट खाली हो जाती है उस समय वहाँ जो क्या होता है, उसके जगह पर जो चुनाव होता है उसी को कहा जाता है दोस्तों उपचुनाव। ठीक है, अब ये उपचुनाव क्या पूरे साल के लिए हो जाए? नहीं दोस्तों, ये पूरे साल के लिए नहीं होता, ये होता है बचे हुए कार्यकाल के लिए होता है उपचुनाव। ठीक है, याद रखना, बचे हुए कार्यकाल के लिए होता है उपचुनाव। कब कराया जाता है? तो जब वहाँ से सीट खाली हो जाती है उसके 6 माह के अंदर कराया जाता है। ये सारे सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, बता दिया मैंने। अब बात करते हैं थोड़ा सा लोकसभा में सदस्य बनने की शर्तें। देखो दोस्तों, लोकसभा में सदस्य बनने की जो शर्तें हैं, तो भारत का नागरिक होना चाहिए, पागल दिवालिया या कोई लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, आयु कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए। लोकसभाओं को युवाओं का सदन कहा जाता है, ये तो मैंने बता दिया। अब देखो थोड़ा सा आयु कितनी होनी चाहिए दोस्तों? 25 वर्ष कम से कम होनी चाहिए। देखो लोकसभा की जो पहली बैठक हुई थी, कब हुई थी दोस्तों? वो 13 मई 1952 को हुई थी। ठीक है, उस समय इसे लोकसभा को क्या कहा जाता था दोस्तों? लोकसभा को कहा जाता था हाउस
ऑफ पीपुल कहा जाता था दोस्तों, ठीक है। लेकिन 1954 में इस लोकसभा हाउस ऑफ पीपुल का नाम बदल के क्या कर दिया गया, तो लोकसभा कर दिया गया, ठीक है। इतना आप लोग को याद रखना है। और संविधान संशोधन के मुद्दे पर लोकसभा और राज्यसभा दोनों की शक्तियाँ समान होती है, ठीक है। तो ये जान लिए थोड़ा सा। अब देखो थोड़ा सा दोस्तों, बहुत सा अभी लोकसभा चुनाव है तो बहुत सारी पार्टियां आपको देखने को मिलेंगी। कौन कौन सी पार्टियां हैं, तो देखो भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस। देखो भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी, तो 1980 में हुई थी भारतीय जनता पार्टी की स्थापना। ये पूछा हुआ सवाल है इसलिए मैं बताता हूँ। अक्सर मैं जब भी भारतीय जनता पार्टी आएगा 1980 आपको याद रखना है, अटल बिहारी वाजपेयी जी याद रखना है, ठीक है ना, उन्होंने ही स्थापना किया था। कांग्रेस 1985 में इसकी स्थापना हुई थी। A.O. ह्यूम साहब, दोनों सवाल पूछे हुए हैं, हमेशा बताता हूँ मैं। A.O. ह्यूम साहब स्कॉटलैंड के थे, एक असैन्य अधिकारी थे, ठीक है। तो कौन कौन सी पार्टियां हैं, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, राष्ट्र पार्टी संख्या 7 है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, तृणमूल कांग्रेस पार्टी और 8वीं जो है नेशनल पीपुल्स पार्टी। इसकी जो स्थापना हुई थी दोस्तों 2013 में हुई थी स्थापना। पूछा हुआ सवाल है इसलिए बता दिया, ठीक है। 8वीं जो नेशनल पीपुल्स पार्टी है, ये अक्सर दिल्ली पुलिस में पूछा गया था। नेशनल पीपुल्स पार्टी की स्थापना कब हुई थी, 2013 में हुई थी, ठीक है। वर्तमान में 54 पार्टियों का क्षेत्र दल का मान्यता प्राप्त है। तो ये सारी चीज़ें पार्टी के अकॉर्डिंग आप लोग को याद रखनी है, ठीक है। तो ये दोस्तों देखो पार्टी जब हो गई दोस्तों, इन्हीं के जब गठबंधन वगैरह होते हैं तो इन्हीं से बनती है सरकार। मतलब थोड़ा सा केवल सरकार के ऊपर मैं ब्रीफ दे रहा हूँ कि सरकार कैसे कैसे टाइप्स के होते हैं। देखो दोस्तों सरकार 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, जैसे राजतंत्र, तानाशाही सरकार, साम्यवादी सरकार, गणराज्य, लोकतंत्र, जनता, गणतंत्र, ठीक है। ये क्या होता है, देखो राजतंत्र क्या होता है दोस्तों, राजतंत्र होता है जिसे अमोनकी कहा जाता है, इंग्लिश टर्म है राजतंत्र का, ठीक है। इसमें क्या होता है, तो इसमें एक राजा वंशानुगत शासन करता है जो किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं होता अथवा वह निरंकुश रहता है दोस्तों। जैसे बात की जाए तो प्राचीन भारत, अरब, जापान, ब्रिटेन, भूटान, ऐसे होता है दोस्तों, ठीक है। दूसरा है क्या, तानाशाही। तानाशाही क्या होता है, इसको डिक्टेटर कहा जाता है इंग्लिश में। क्या कहा जाता है दोस्तों, डिक्टेटर। इसमें क्या होता है, तो इसमें सैनिक का शासन रहता है जो जनरल सत्ता हथियार लेता है, जनता का संवैधानिक अत्याचार तानाशाही में होता है, ठीक है। तो मतलब ये जो सत्ता हथियाने वाली जो डिक्टेटरशिप होती है, ये होती है क्या, तानाशाही सरकार, ठीक है। जैसे बात की जाए तो पाकिस्तान के परवेज मुशर्रफ ने सत्ता हथिया लिया था, इराक के सद्दाम हुसैन जी जिन्हें फांसी दी गई थी 1992 में, उसके बाद में सीरिया के थे बशर अल असद, यमन के थे शेख अब्दुल्ला सोलह और कौन कौन थे, मिस्र के थे हुसैनी मुबारक, कोरिया के थे किम जोंग, आप देखोगे वहाँ पे भी कुछ नहीं होता, जर्मनी के थे हिटलर, ये तो आपको याद ही होगा, ठीक है ना। तो ये होती है दोस्तों तानाशाही। साम्यवादी सरकार क्या होती है, इसे कम्युनिस्ट कहा जाता है, इंग्लिश टर्म है कम्युनिस्ट, याद रखोगे आप लोग। इसमें क्या होता है, तो इसमें एक ही पार्टी का शासन होता है, इसमें बहुत सारे कठोर नियम होते हैं। जैसे कौन कौन से देश थे, जैसे चाइना हो जाएंगे, जैसे भूतपूर्व सोवियत संघ, लेकिन उस समय तो दोस्तों जैसे सोवियत संघ जब उसके बाद में USSR 1992 में टूटा था 91 में दोस्तों, 92 में नहीं, 1991 में टूटा था 15 देशों में, ठीक है ना। तो वो सोवियत संघ भी ऐसे ही था। गणराज्य क्या होता है, तो गणराज्य इन द सेंस रिपब्लिक, गणराज्य रिपब्लिक। ये क्या होता है, तो इसमें राष्ट्र के प्रमुख का निर्वाचित होता है दोस्तों, राष्ट्र के प्रमुख का निर्वाचित होता है। राष्ट्र के प्रमुख अभी हम लोग का कौन है, तो ये हमारे भारत के राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति जी, ठीक है। लोकतंत्र, जनता, गणतंत्र, सारी क्या होता है दोस्तों, डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी इन द सेंस देखो क्या होता है, डेमोक्रेसी के लिए जहाँ शासन का प्रमुख चुनाव जनता करती है दोस्तों, वो होती है डेमोक्रेसी। हमारे देश में डेमोक्रेसी मतलब लोकतंत्र एक ऐसे है, लोकतंत्र इन द सेंस देखो ऐसे होता है, लोकतंत्र मतलब सब बराबर, जैसे कहीं पे कोई भी अधिकारी हो और हम लोगों को सब बराबर देखा जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है दोस्तों। जैसे बहुत सारे अधिकारी के पास में आप जाओगे तो क्या आप वहाँ जाकर डायरेक्ट फ़ोन में जैसे बात करते हो वैसे नहीं कर सकते हो ना, तो वहाँ पे लोकतंत्र नहीं देखा जाता है, समझे। लेकिन ये लोकतंत्र कहीं ना कहीं वहाँ पे थोड़ा सा छिन्न होती हुई दिखाई देती है वैसे वैसे जगहों में। देखो अब्राहम लिंकन में एक बात कही थी लोकतंत्र के विषय में, क्या कहा था कि यह जनता की सरकार होती है जो जनता द्वारा चुनी गई होती है और जनता के लिए शासन करती है, ठीक है। किसने कहा था, अब्राहम लिंकन जी ने कहा था, याद रखना क्वेश्चन पूछा गया है। क्या कहा था कि यह जनता की सरकार होती है जो जनता द्वारा चुनी गई होती है और जनता के लिए शासन करती है। इंग्लिश का भी टर्म याद रखोगे, इंग्लिश का टर्म गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल, फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल, किसने कहा था, तो ये कहा था अब्राहम लिंकन साहब ने, ठीक है।
आगे बात करते हैं दोस्तों तो थोड़ा सा सरकार के बारे में। तो देखो, लोकतंत्र दो प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष लोकतंत्र, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। क्या होता है, तो देखो इस सब में थोड़ा सा ज़्यादा नहीं जाऊँगा, लेकिन थोड़ा सा ये बता दे रहा हूँ कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है। यह कम जनसंख्या वाले क्षेत्र में हो सकता है, इसमें जनता के ही नियम बनाते हैं, जैसे स्विट्जरलैंड तथा भारत के ग्राम पंचायत के प्रत्यक्ष लोकतंत्र थोड़ा बहुत देखा जाता है। ठीक है, स्विट्जरलैंड की बात है तो स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है दोस्तों 1 वर्ष का होता है, याद रखना। और होती है एक दोस्तों नौकरशाही व्यवस्था। देखो नौकरशाही व्यवस्था इसको ब्यूरोक्रेसी कहा जाता है। क्या है नौकरशाही व्यवस्था? जिस व्यवस्था में नौकरशाह अधिकारियों का बोलबाला होता है उसे नौकरशाही कहते हैं। इसे लाल फीताशाही भी कहते हैं। इसमें बहुत अधिक विभागीय प्रक्रिया होती है। जैसे कौन है, तो हमारा देश भारत, सरकार के तो है ना अंग, जैसे 4 अंग होते हैं दोस्तों मुख्यतः। कौन कौन से अंग है? विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और पत्रकारिता। विधायिका नियम बनाती है, कार्यपालिका जो होती है उस नियम को लागू करवाती है, न्यायपालिका नियम ना मानने पर दंडित भी कर सकती है। ठीक है ना। बात करें थोड़ा सा मीडिया का, तो देखो मीडिया किसी भी मुद्दे को राष्ट्र पटल पर उजागर करती है। मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है दोस्तों, जिसका मुख्य कार्य शासन में जो कमियां आ रही है उसको उजागर करना तथा सरकार की आलोचना करना। भारतीय संविधान में जो चौथा स्तंभ प्रेस के लिए कोई अनुच्छेद है क्या? नहीं है। ठीक है ना। सरकार की सफलताओं को गिनवाने के लिए जो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय होता है, लेकिन अभी की जो मीडिया है वो क्या कर रही है, वैसे जो कमियां हैं उसे उजागर नहीं कर रही है दोस्तों। ठीक है, तो ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं गलत बात है। आगे बात करते हैं दोस्तों। देखो अब थोड़ा सा सरकार आया है तो थोड़ा सा सरकार के बारे में जान लो कि हमारे जो फाइनली जो बनेंगे यहाँ से लोकसभा चुनाव से, उसके बाद बनेंगे क्या, तो मंत्री ही तो बनेंगे, प्रधानमंत्री, पीएम। तो ये क्या होता है दोस्तों? देखो सबसे पहले जो हमारे प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। इन्हीं के समय में पाकिस्तान में ऑक्युपाइड कर लिया था, चाइना ने ऑक्युपाइड कर लिया था अक्साई चीन को। ठीक है, तो ये नेहरू के समय में। उसके बाद गुलजारी लाल नंदा आए, फिर लाल बहादुर शास्त्री आए। लाल बहादुर शास्त्री इन्हीं के समय में ताशकंद समझौता हुआ था 1966 में। कहाँ हुआ था ताशकंद समझौता? तो ये हुआ था उज्बेकिस्तान में हुआ था। ठीक है, आगे बात करते हैं। फिर कौन आए थे? मोरारजी देसाई जी। फिर आई इंदिरा गांधी जी। सबसे अधिक देखो इंदिरा गांधी का जो कार्यकाल था दोस्तों, बहुत सारे अच्छे काम भी हुए, बहुत सारे बुरे काम भी हुए। सबसे अधिक नियम की जो धज्जियाँ उड़ाई वो की इंदिरा गांधी जी। ठीक है, देखो इंदिरा गांधी का जो सबसे बढ़िया कार्यकाल बढ़िया चीज़ थी वो दोस्तों पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान, बांग्लादेश और भारत के, इसे जो तोड़ने का काम किया था, बहुत अच्छा निर्णय था दोस्तों। हमारी जो इंदिरा गांधी थी वो। ठीक है ना। इसी में बहुत अच्छी भूमिका निभाए थे कौन? तो सैम बहादुर। मूवी आप लोगों ने देखा होगा, सैम बहादुर। ठीक है, इसी पे बेस्ड है। उसके बाद आए कौन? तो इंदिरा गांधी के बाद में आए राजीव गांधी जी। ठीक है, इंदिरा गांधी के बाद मोरारजी देसाई आए। उसके बाद चौधरी चरण सिंह आए। उसके बाद में फिर इंदिरा गांधी फिर से आई। उसके बाद फिर राजीव गांधी जी आए। राजीव गांधी इनका जो ये हुआ था मृत्यु 1994 में, इसी के समय दोस्तों हुआ था बफोर्स घोटाला। ठीक है, लेकिन कोई भी सरकार को आप ऐसे नहीं बोल सकते हो। बफोर्स घोटाला उस समय उजागर हुआ था 1984 से पहले। बफोर्स तोप एक था दोस्तों, बहुत सारे लांछन लगाए गए थे कि ये तोप में बहुत सारे करप्शन हुए हैं, लेकिन दोस्तों वही जो तोप था वो 1999 में जो कारगिल युद्ध हुआ था, वही बफोर्स तोप बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। तो ऐसे नहीं गिना जा सकता। जैसे अभी राफेल आया हुआ है 36,000 करोड़ से भी ज़्यादा का। ठीक है ना, 36 राफेल आए हुए हैं ना दोस्तों। तो वो आप यहाँ अभी तो ऐसे हो रहा है कि बहुत सारे घोटाले हुए हैं ऐसे राफेल में। देखो राफेल का नाम आते ही आपको याद आना चाहिए, फ्रांस से ये कंपनी, फ्रांस से आई हुई है राफेल। किसने बनाया? तो डसॉल्ट एविएशन कंपनी ने बनाया है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मंत्रियों का कार्यकाल था। उसके बाद में आए मोरारजी देसाई के बाद में HD देवगौड़ा जी, फिर अटल बिहारी वाजपेयी जी। अटल बिहारी वाजपेयी इन्हीं के समय में हुआ था परमाणु परीक्षण पोखरण में, कोड था शक्ति 98। इन्हीं के समय में दोस्तों हमें ये भी देखने को मिले, जैसे APJ अब्दुल कलाम जी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री कौन थे? प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी। तो दो ऐसे एक समय ऐसा भी देखने को मिला हमारे देश में कि एक ने परमाणु परीक्षण करवाया और एक ने परमाणु परीक्षण किया। तो ऐसे सौभाग्य हम लोग को प्राप्त हुआ दोस्तों। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा कार्यकाल भी था इन्हीं के समय में, क्योंकि परमाणु संपन्न इन्हीं के समय हुआ था दोस्त। हमारे जो भारत था वो परमाणु संपन्न होना इन द सेंस कि कोई भी देश जल्दी अटैक नहीं करना चाहता परमाणु संपन्न देश के ऊपर। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ज़रूरी था दोस्तों। ठीक है, उसके बाद में फिर आए अटल बिहारी वाजपेयी के बाद में फिर
थोड़ा सा मनमोहन सिंह, देखो दोस्तों भारत की जो स्थितियाँ ख़राब थी जब मतलब भारत के पास सिर्फ और सिर्फ एक हफ्ते का राशन पानी बचा हुआ था, देश को चलाने के लिए पैसे सिर्फ 1 हफ्ते के थे। उस समय स्थिति 1992 की थी। उस समय मनमोहन सिंह ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी दोस्तों, नो डाउट बहुत पढ़े लिखे इंसान थे मनमोहन सिंह जी। तो वहाँ से सुदृढ़ करके अपनी जो अर्थशास्त्र के बहुत बड़े ज्ञाता भी थे ये, तो ये देश को आगे ले जाने का काम किया और फाइनली इन्होंने सत्ता सौंपी 2014 में नरेंद्र मोदी जी को। ठीक है, अब इनका यहाँ से कार्यकाल होता है 2014 से इधर। ठीक है, तो इन्हीं के ऊपर अभी लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, तो आगे बात करते हैं दोस्तों कि वोट दिया किसे जाए। तो लेकिन दोस्तों इससे जाने से पहले थोड़ा सा एक चीज़ समझो, देखो कोई भी पार्टी रहती है दोस्तों, पहले भी चुनाव अब भी चुनाव हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप देखो मणिपुर देखो, मेघालय देखो, मिजोरम देखो, नागालैंड देखो दोस्तों। ठीक है, तो इन देखो लोकसभा सीट का चुनाव सारी खेला होता है दोस्तों किस पे, तो सीट को लेकर खेला होता है। ठीक है, सीट कितने होते हैं लोकसभा की, तो लोकसभा सीट होते हैं दोस्तों, निर्वाचन होते हैं 543, अधिकतम सीट कितनी होती है 552। अब देखो 552 इसलिए कि क्योंकि पाकिस्तान में जो ऑक्युपाइड कश्मीर है वो जब आज़ाद हो जाएगा तब से ये पूरा चुनाव 552 सीट पे होगी। ठीक है, राज्य से कितने आते हैं तो 524 और यूटी मतलब यूनियन टेरिटरी से आते हैं 19। ठीक है, तो ये आप लोग को याद रखना है। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा ये मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड की बात की जाए तो ये जो पूर्वोत्तर भाई बहन वाले जो राज्य हैं वो थोड़ा सा डेवलप नहीं है। क्यों नहीं है, तो देखो इसलिए दोस्तों कि कोई भी स्टेट, जब सबसे ज़्यादा सीट किस में दिख रहा है आपको, यूपी, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद बिहार। तो कोई भी दोस्तों आप खुद समझदार हो, ज़रा सोचो क्या आप 1 नंबर के लिए रोज़ दिन क्या आप 2 घंटे 3 घंटे टाइम दोगे? नहीं दोगे दोस्तों, नहीं दोगे। क्यों? क्योंकि जान रहे हो कि उसमें से 1 नंबर आएगा, पता नहीं हो सकता है बन भी जाएगा ना भी बन जाए। सवाल वही सवाल सेम ऐसी ही कैटेगरी है दोस्तों। देखो यहाँ भी सवाल जैसे 80 मार्क्स के हैं, यहाँ पे 48 मार्क्स के हैं, यहाँ पे है बिहार में 40 मार्क्स के। तो लोकसभा सीट में जो चाहिए सरकार बना के लिए 30-50 से अबव चाहिए दोस्तों। ठीक है, अभी तो सरकार में है तो 30-50 के अबव में, इसलिए मजबूत सरकार है दोस्तों। तो यहाँ से जब तक ये लोग गेन नहीं करेंगे, बड़े बड़े जो सीट हैं जहाँ बड़े बड़े सवाल हैं, तो यहाँ से अब बड़े बड़े क्वेश्चन को हैंडल नहीं करेंगे। मतलब कि बड़ी बड़ी सीटों यहाँ से 80 है तो मान के चलो यहाँ से 80 है तो 50 अगर लेके आए, 48 है तो 40 लेके आए, 40 है तो 35 लेके आए, तो ज़्यादा सीट जहाँ से ज़्यादा गेन कर सकते हैं दोस्तों, वैसे राज्य को ज़्यादातर ध्यान दिया जाता है। इसीलिए पूर्वोत्तर भारत वाले जो भी हमारे भाई बहन हैं उनकी ओर थोड़ा सा, कोई भी पार्टी वैसी होती है कि ज़्यादातर ध्यान नहीं दिया जाता है दोस्तों। ठीक, तो ये हो गया थोड़ा सा ये थोड़ा सा ख़राब है कि नहीं ध्यान दिया जाता हमारे पूर्वोत्तर भाई बहनों के लिए। तो उम्मीद है आगे ऐसी चीज़ें होंगी कुछ अच्छा उन भाई बहनों के लिए। ठीक है, आगे बात करते हैं दोस्तों। देखो फाइनली बात आके अटकती है किसमें कि इस बार वोट किसे दिया जाए। बहुत सारे चेहरे आपको ऐसे देखने को मिलेंगे, अभी कोई सत्ता से इधर पलटी मार रहा है, कोई उधर पलटी मार रहा है, लेकिन दोस्तों देखो फाइनली हमें वोट किसे दिया जाए। देखो दोस्तों हमारे देश के जो एक विद्वान थे, आपको याद होगा चाणक्य जी अर्थशास्त्र के बहुत बड़े विद्वान थे दोस्तों। ठीक है ना, उन्होंने कहा था देश में जब तक पढ़े लिखे व्यक्ति अगर सत्ता में आगे नहीं आएंगे तो अनपढ़ लोग उन पर राज करेंगे, और यही हो रहा है दोस्तों। आप लोग युवा हो, पढ़े लिखे हो, तो ऐसे नहीं कि थोड़ा सा के चक्कर में आप लोग कुछ चंद पैसों के लालच में आके उसे वोट करना है, ऐसा नहीं है दोस्तों। देखो वोट इन द सेंस, देखो कोई भी है दोस्तों, अभी कोई भी सरकार आती है, आपको चुनाव में आते ही 2 चेहरे आपको सामने नज़र आते हैं, एक कांग्रेस और एक बीजेपी। ठीक है, बीजेपी और एक कांग्रेस। ठीक है, देखो वोट कैसे किया जाए और किस पर किया जाए। सबसे पहले दोस्तों वोट के बारे में जानो कि हमारे देश में वोट कैसे होता है। देखो वोट ऐसे होता है फैमिली की बातों पर, फैमिली की बातों पे दोस्तों। एक वोट ही एक ऐसा अधिकार है दिया गया है दोस्तों कि 5 साल में एक बार आता है। कोई भी नेता अगर जा रहा है तो आप एक वोट से उस गाड़ी से आप उसे रोड पे ला सकते हो, एक बटन दबा के। आपको पसंद नहीं है वो नेता, एक बटन दबाओ, नहीं मुझे वो नेता पसंद नहीं, वो ऑटोमेटिक आ जाएगा रोड में। तो ये आपको बहुत अच्छे से इस बार करनी है 2024 वाले लोकसभा चुनाव में। देखो वोट कैसे हुआ जाता है हमारे देश में। फैमिली में क्या है कि फैमिली में कोई घर पे किन्हीं के पापा हैं तो वो वोट बोल दिए कि इस पार्टी को वोट देना है, तो पूरी फैमिली डिपेंड हो जाती है उसके ऊपर। अगर नहीं भी होती है तो देखो इस बार ऐसे करना कि आपको अगर घर में कोई बोल दिया कि इस पार्टी को वोट देना है, तो नहीं, आपको अगर वो पसंद नहीं है, आपके अकॉर्डिंग उन्होंने काम नहीं किया, तो आप सीधे जाके
उसे उसे वोट ना दें। जो आपको आपकी जो सरकार है, आप जिसे चाहते हो उसे वोट करोगे दोस्तों। ऐसा नहीं कि फैमिली के चक्कर में आके कोई भाई बोल दिया अपनी बहन को, हाँ वहाँ पे बोल दो कि ठीक है हम उसे वोट कर देंगे, लेकिन जाके अगर आपको उसने लाभ नहीं पहुँचाया, आप स्वतंत्र हो, आप जाके वोट दे सकते हो। अगर कोई पसंद नहीं है, नोटा भी आया हुआ है दोस्तों, आप नोटा भी दबा सकते हो। ठीक, अब बात करते हैं थोड़ा सा दोस्तों सरकार की, इन दोनों की सरकार की। ठीक है, देखो दोस्तों, नो डाउट्स करप्शन पहले भी थे, अब भी हैं। करप्शन पहले भी बीजेपी की भी सरकार में हुई, कांग्रेस की भी हुई और बीजेपी में भी हुई। हाँ, थोड़ा सा अलग ढंग से हुआ, ये एक बात है। देखो बीजेपी वाला में दोस्तों, देखो ऐसा है थोड़ा सा कि जब सरकार को मिला 2014 से, उससे पहले कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस की जो सरकार थी दोस्तों, उस वक्त ऐसे होता था, बहुत सारे आपने न्यूज़ में देखा करते थे, हमारे जो आर्मी भाई बहन हैं उधर पाकिस्तान वाले साइड में बहुत ज़्यादा अटैक होते थे, कभी सर कलम कर दिया जाता था हमारे जवानों का। तो ऐसे जब से मोदी की जो सरकार आई, उस वक्त से दोस्तों ऐसे मुद्दे तो सामने नहीं आते कम से कम। तो जैसे पुलवामा हमला जो हुआ था, उसके उस समय उसके एवज में जो सर्जिकल स्ट्राइक हुए थे, फिर एयर स्ट्राइक हुई, तो नो डाउट्स देश को और देश की तुलना में आईना दिखाने के लिए ये सब सारी चीज़ें ज़रूरी थी दोस्तों। लेकिन इसी के एवज में आज हम लोग को देश को थोड़ा सा सुदृढ़ टाइप से कोई भी देश देखता है और आंख दिखाना नहीं चाहता है, तो ऐसी चीज़ें करना बहुत ज़रूरी थी। लेकिन क्या इससे क्या ऐसे में ये आगे जाया जा सकता है? देखो दोस्तों, देश का बात ये एक अलग मुद्दा है, लेकिन देश के अंदर बेरोज़गारी भी एक अलग मुद्दा है दोस्तों। बेरोज़गारी, अभी सबसे ज़्यादा युवा परेशान है बेरोज़गारी से ही। लेकिन नो डाउट सब कोई को रोज़गार तो नहीं दिया जा सकता है, लेकिन बहुत सारी नीतियाँ इन्होंने नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में बनाया गया, जैसे अग्निवीर योजना को। सबसे ज़्यादा तो देखो, नींव जब तक आपकी मजबूत नहीं रहेगी, आपका घर कभी मजबूत नहीं हो सकता है। हमारे जो युवा हैं, युवा भाई बहन हैं, ये जब तक मजबूत नहीं होंगे तब तक हमारा देश कैसे मजबूत होगा। लेकिन यही युवा भाई को जो अग्निवीर योजना सबसे ज़्यादा दिमाग में इस बार घर कर गई कि वो अग्निवीर योजना को जो कर दिए 4 साल के लिए ना, उसमें सबसे ज़्यादा ख़राब लगा यहाँ के युवाओं का। कोई भी युवा होता है दोस्तों, 14, 15, 16, 17, 18 साल जैसे ही वो इन कर जाता है, सबसे पहले सपना देखता है दोस्तों, ज़्यादातर युवाओं को मैं बात कर रहा हूँ, सबसे पहले सपना देखता है देश की ओर आकर्षित होने का, कि कैसे, और देश की ओर आकर्षित होना इन द सेंस कि आपको जाना है तो आपको रनिंग करनी पड़ेगी, ये सब ठीक है। लेकिन उसको जो घटा के ऐसे कर दिया गया, स्वाभाविक है कोई भी युवा का मन टूटेगा, मनोबल टूटा है, ठीक है, जिस कारण इस बार बीजेपी को ये फैक्टर देखने को मिलेंगे। रहा बात कांग्रेस का, तो देखो दोस्तों, ऐसा नहीं है कि पहले जब कांग्रेस को आप देखोगे तो आप अभी फ़िलहाल तो राहुल मोदी ही चेहरा दिखते हैं, तो पहले जो उनकी जो छवियाँ थी, जैसे लोकसभा में बहुत सारे पेपर वर्क सबको फाड़ना, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों कि बाद में आप, ऐसा नहीं है कि 5 क्लास में जैसे कैटेगरी में आप पढ़ाई करते थे वैसे ही आप 9, 10th में ही पढ़ाई करोगे। यहाँ से आपने कुछ गेन किया होगा और यहाँ पे आके अच्छे किए और आप जाके कहीं पे ना कहीं टॉपर भी बन गए। तो ऐसी ही है दोस्तों कि राहुल गांधी ने भी ऐसा, यहाँ से जो भी कमियाँ उन्हें नज़र आई होगी, अभी आ चुका है 2024, तो जो भी चीज़ें युवाओं का है तो वो सारी चीज़ें तो उन्हें समझ में आ गई हो कि मुद्दा क्या है, कैसे करना है, देश को कैसे आगे ले जाना, तो इतना उन्हें भी समझ में आ गया होगा। आगे बात करते हैं दोस्तों, थोड़ा सा देखो मुद्दे और भी थे, जैसे लाइक प्राइवेटाइजेशन को, जैसे बहुत सारी चीज़ों को प्राइवेट कर दिया जा रहा है, जैसे रेलवे हो गया, इन सारी चीज़ों को जो प्राइवेट करने का जो काम कर रही है सरकार, ये भी युवाओं में बहुत ज़्यादा खटक रही है दोस्तों। और ऊपर से वैकेंसी थोड़ी कम आ रही है, ठीक है, वैकेंसी थोड़ी कम आ रही। अब थोड़ा सा बीजेपी की सरकार की ओर थोड़ा सा नज़र दौड़ा दोस्तों, तो वैसे कैबिनेट मंत्री की ओर देखा जाए तो जैसे मोदी जी हो गए, अमित शाह हो गए, उसके बाद में फिर राजनाथ सिंह जी हो गए हमारे रक्षा मंत्री, उसके बाद में फिर हो गए हमारी अर्थव्यवस्था की जो मंत्री है दोस्तों, वित्त मंत्री सीतारमन जी, उसके बाद में और कौन है, सीतारमन के बाद में परिवहन मंत्री जो है दोस्तों, सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, जो सबसे बढ़िया नेता यहाँ अगर इन सब में देखोगे। और जैसे एक स्मृति ईरानी है, इनका तो कोई कार्यकाल मुझे समझ में ही नहीं आता। ये पहले भी जब चुनाव हार गई थी उस वक्त भी ये मंत्री बनी हुई थी, पता नहीं कैसे। उसके बाद में सबसे बढ़िया जो कार्यकाल था दोस्तों वो किनका था, तो नितिन गडकरी का, अभी भी है दोस्तों। नो डाउट्स बहुत सारे रोड बनाए गए हैं, बहुत सारी। और देखो
देश की जो अर्थव्यवस्था है ना, अगर आप रोड सही नहीं रखोगे तो आपका जो है वो अर्थव्यवस्था चलेगा नहीं। जब जितना स्पीड से आप रोड बनेगा उतना परिवहन आपका आवाजाही ज़्यादा होगा, ट्रांसपोर्टेशन बहुत जल्दी होगी, काम बहुत अच्छे से स्पीड से होने लगे। मोदी जी, अमित शाह जी, राजनाथ सिंह जी, ऐसे देखो इन सारी छवियों में उतना ज़्यादा फर्क नहीं, लेकिन मोदी जी जैसे दोस्तों और जगह में देश को जो ले जाने का काम किया है वो नो डाउट्स बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन ऐसे तो नहीं चलता ना दोस्तों। देखो 2-4 मुद्दे और भी थे, जैसे राम मंदिर का मुद्दा, ठीक है, राम मंदिर का युद्ध। देखो दोस्तों, देशभक्ति और राम भक्ति में फ़र्क होती है। मैं कहीं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ किसी एक धर्म की ओर ले जाना, ऐसा नहीं है। भारत एक स्वतंत्र देश है दोस्तों। यहाँ जब भी भारत की ओर देखा जाता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे भाई देखे जाते हैं, ठीक है। तो देखो राम मंदिर का जो मुद्दा था वो किसने, बाबर ने जब बनवाई थी बाबरी मस्जिद, उसको 1992 में तोड़ दिया गया। लेकिन कोई भी दोस्त देखो, किसी का घर भले बना हुआ है, बाद में कहीं भी बना हुआ है, लेकिन जब टूटता है तो थोड़ा सा चढ़ता है। नो डाउट्स यहाँ पे राम मंदिर का भी हिंदू भाई लोग थे कि राम मंदिर यहाँ पे बने, तो देखो सुप्रीम कोर्ट में बहुत अच्छा जजमेंट दिया और जो राम मंदिर का मुद्दा था उसे अयोध्या में दे दिया राम मंदिर, और यहाँ पे राम मंदिर का भव्य शिलान्यास भी हो गया, मंदिर भी बनके तैयार होगी। और मुस्लिम भाई को लिए भी इन्हें ज़मीन दी गई और अच्छे से। अब मैं चाहता हूँ कि जैसे ताजमहल बना हुआ है, उससे भी ताजमहल का स्क्वायर में आप लोग बनाए कि जहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे भाई जाएँ और वहाँ पे सेल्फी लेके आए। तो वैसे जैसे राम मंदिर भव्य तरीके से बना, आप लोग भी वहाँ पे जाके बनाओ, ठीक है ना। तो ये दोस्तों देखो राम मंदिर, ये वाला मुद्दा मैंने थोड़ा सा इसलिए उठाया कि दोस्तों देखो अभी एक ट्रेंड चला हुआ है, थोड़ा सा जो बीजेपी का जो कार्यकाल है ना दोस्तों, इसमें थोड़ा सा एक साइडेड देखा जा सकता है कि इसमें बहुत सारे मंदिर का निर्माण कराया गया, कभी यहाँ मंदिर तो कभी वहाँ मंदिर। तो ये थोड़ा सा एक साइडेड लगता है कि जैसे मुस्लिम भाई लोग को ये ऐसा लगता होगा कि कहीं ना कहीं केवल मंदिर का निर्माण हो रहा है, हमारे लिए कोई सोचा नहीं है। तो ऐसे थोड़े से थॉट्स बनते हैं दोस्तों, जो कि कांग्रेस की ओर डेफिनेटली आकर्षित करेंगे इस बार वाले चुनाव में, ठीक है। और भी बहुत सारे मुद्दे हैं, जैसे और भी जैसे दोस्तों, जैसे वहाँ दिल्ली में जो हुआ था किसान वाला जो आंदोलन, उसके एवज में दोस्तों देखो किसान वाला आंदोलन भी जो हुआ, उसमें भी बहुत सारे युवा रोष में आ गए थे और उनकी बातें को सुनी नहीं गई। देखो दोस्तों, हमारे जो पैदावार जो देश की होती है वो सबसे सुदृढ़ होते हैं यहाँ के किसान। अगर ये ठप हो जाएगा ना तो थोड़ी सी स्थिति चरमरा जाती है हमारे देश की। तो ये जो मुद्दा है दोस्तों, किसान वाला मुद्दा, ये भी थोड़ा सा खटकेगा इस बार बीजेपी को और लोग कांग्रेस के साइड में आकर्षित होंगे, ठीक है। और भी बहुत सारे मुद्दे हैं दोस्तों, लेकिन आप लोग इस बार जाओ, अगर आप लोग अच्छे ढंग से वोट करोगे तो निश्चित है दोस्तों बहुत अच्छी सरकार हम लोग की बनेगी। और नहीं तो फिर ऐसे ही करते रहते हो आप लोग कि हाँ ये सरकार वैसी है, ये सरकार वैसी। भाई मेरे, आपको अभी मिलने गया है अवसर, और अवसर के समय आपने क्या किया कि अवसर के समय में आपने किन्हीं से चंद पैसों के लालच में आपने उसे वोट करा। उसके बाद में आप बोलोगे कि मेरे साइड में, मेरे राज्य में ये काम नहीं हो सकता है, नहीं हो रहा है। देखो दोस्तों, एक चीज़ ये भी फैक्टर रखती है। देखो अभी जो झारखंड में हो रहा है, थोड़ा सा देखो, थोड़ा सा झारखंड, इससे पहले झारखंड की बात कर रहे हैं दोस्तों, थोड़ा सा जब झारखंड में हुआ, झारखंड, इससे पहले झारखंड में किसकी सरकार थी, बीजेपी की, बीजेपी। और केंद्र में कौन था दोस्तों, तो भी बीजेपी थी। लेकिन देखो बीजेपी और बीजेपी यहाँ मिल गए। लेकिन दोस्तों देखो झारखंड में जब रघुवर दास की सरकार थी, बहुत सारी जॉब लगी दोस्तों, और मेरा ख्याल से कोई एक भी ये में केस नहीं आया जिसमें कि थोड़ा सा भी पेपर लीक के मामले और ऐसे। तो थोड़ा सा ये आप लोग को समझना होगा कि जिस भी केंद्र और राज्य जहाँ दोनों एक का शासन रहेगा, वहाँ पे बहुत अच्छे ढंग से शासन चलता है दोस्तों। उस राज्य को भी बेनिफिट मिलेगा और उस केंद्र और राज्य, उस राज्य को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। तो ये थोड़ा सा समझ के चलना कि कैसे करें कि केंद्र और राज्य थोड़ा सा, ये है तो ऐसा नहीं कि सारे स्टेट में होता है, लेकिन होता है दोस्तों। जब बीजेपी की सरकार आपने देखा उस वक्त कितनी सारी वैकेंसियाँ निकली, सारी वैकेंसियाँ ये होगी, भले लास्ट में जो वैकेंसियाँ दी गई वो भरे ही पूरा ना हो सके, लेकिन दोस्तों हुआ ना। तो ये भी चीज़ आप माइंड में सेट करके चलोगे तो, और इस बार वोट बहुत अच्छे ढंग से करो और एक मजबूत सरकार बनाओ और बहुत अच्छी सरकार बनाओ, ठीक है, जो हमारे देश को भी आगे ले जाए, हमारे युवाओं को भी सुदृढ़ करे, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोग को बातें समझ में आई होंगी। अगर बातें समझ में आई होंगी दोस्तों तो
वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना और दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।